Hello viewers, welcome to third part of the video, competency focused practice question for ICSE class 10 physics. So part 3 starting with 50 plus MCQ. In part number 51, match the columns by choosing the body part and corresponding mechanical lever of the same class. So human body part, nodding head. The nodding head comes under class 1 lever, and from mechanical lever this is seesaw. So 1 is connected with C. Then lifting body weight on your toes जो आप उठाते हैं, this is class 2 lever and bottle opener is the example of class 2 lever. So यहाँ पर आपके पास second वाला जो A के साथ आ जाएगा और first वाला C के साथ option correct हो जाएगा. Now coming to 52. Redraw the diagram by linking points A, B, C 3 points दिए गए हैं, 2 points X, Y, Z on the socket. तो यहाँ पर आपने इन तीनों को ज्वाइन करना है. अब आपने ये देखना है कौन सा कितने पोटेंशियल पे दिया है. A और B के बीच में आपको 240 वोल्ट दिया गया है, A और C के बीच में 240 वोल्ट का डिफरेंस दिया गया है और B और C में 0 वोल्ट का डिफरेंस आपके पास दिखाया गया है. C को इस तरह से सिंबल बनाया है, इट मीन C हमारी अर्थ वायर हो जाएगी. C अर्थ वायर होगी तो यहाँ पर आपके पास यहाँ 240 वोल्ट है इन दोनों में, तो ये मीन्स लाइव हमारी 240 वोल्ट हो गई और न्यूट्रल आपको पता ही है सेम पोटेंशियल पे ही आ जाती है. अब आ जाएंगे इसको कहाँ से कनेक्ट करना है. हमें सॉकेट का डायग्राम दिया गया है. अर्थ वायर हमेशा कहाँ होती है, ये अर्थ आया तो अर्थ हमारा मोटा जो बिगर पिन होता है टॉप पे वो अर्थ वायर होता है, और क्योंकि ये सॉकेट है तो सॉकेट में जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारा लाइव प्लग में होता है, लेकिन ये सॉकेट है. सॉकेट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये वाला लाइव होना है, ये लाइव होगा और ये वाला जो है ये न्यूट्रल होगा. तो न्यूट्रल हमारा कौन सा वायर आ रहा है, बीच वाला. तो हमने न्यूट्रल को बीच वाले के साथ लेके जाना है और लाइव को ऊपर यानी कि इसके साथ लेके जाना है, क्योंकि ये लाइव है, न्यूट्रल है और अर्थ हमने इस तरह से इसके सीक्वेंस में लिया गया. तो रीड्रॉ जो कनेक्शन करने हैं उस पर आपको ध्यान रखना है. आप ये वायर इसको यहाँ से टच नहीं करना, हम इसको इस तरह से ऐसे लेके जाते हैं ताकि ये टच नहीं कर रहा, सिर्फ ओवरलैप करके आगे चला जाएगा. नाउ कमिंग टू 53. Ashish, Sameer, Aditya and Mohit were sitting on the terrace of Ashish's house listening to the songs playing on Aditya's mobile phone. Mohit sitting in one corner a little distance away from other. तो तीनों एक ही साइड में बैठे हुए हैं, तीनों इकट्ठे हैं, लेकिन मोहित दूर जाके बैठा है, थोड़ा डिस्टेंस है away from the others. Request to increase the volume of the song, but Aditya says the volume is full. तो फोन पे जितनी वॉल्यूम हो सकती है उसने करी हुई है. Now Sameer, being a smart boy, gets up, goes into kitchen, brings an empty steel glass. खाली स्टील का ग्लास लाया है, प्लेसेस द मोबाइल फोन इनसाइड इट. अब क्यों किया उसने ऐसा, स्टील ग्लास के अंदर उसने मोबाइल फोन को रखा एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. व्हाट इज द रीजन फॉर समीर टू कीप द मोबाइल फोन इन द ग्लास. क्यों रखा उसने, ऐसा करने से क्या हुआ, इंक्रीज क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, यानी कि उसको अब सुनाई देना शुरू हो गया. तो करा क्या उसने, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेशन को इंक्रीज कर दिया. तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि ट्रांसफर मोर एनर्जी इन द मीडियम, हेंस लाउडनेस इंक्रीजेस. In next part, you are given 3 resistors of magnitude 3 ohm each. 3 ओम के 3 रेजिस्टर आपको दिए गए हैं और तीनों की वैल्यू 3 ओम ही है. You can join them either in series or parallel combination. How will you arrange them so that the equivalent resistance would become maximum? तो maximum resistance आपको पता है कब आता है, when they are connected in series. तो 3 plus 3 plus 3 means कितना हो जाएगा, 9 ओम हमारे पास maximum resistance आ जाएगा when they are connected in series. और मिनिमम कब आता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो R मिनिमम कब आएगा, when they are connected in parallel means 1/3 plus 1/3 यानी कि एलसीएम 3 और ऊपर भी 3 यानी कि 1 ओम. रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ओम आएगा. तो मिनिमम आ रहा है पैरेलल में. बस आपको इतना सा कैलकुलेशन दिखा के शो कर देना है. नेक्स्ट इन ए गोल्ड एटम जिसका एटॉमिक नंबर 79 है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो आपको पता है दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Though the total positive charge possessed by the nucleus is much higher than the negative charge of the electron, there is no displacement of the electron in the direction of force. तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ नहीं जा रहा, यानी न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा रहा. नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो जो भी कोई चीज गोल मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इट मीन्स वहां पर नेसेसरी क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल. और यहाँ पर वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है. अगर सन और प्लैनेट की बात करेंगे तो सन प्रोवाइड कर रहा है. तो ये चीज हमें करनी है. इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये
नहीं होता, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ नहीं होता अराउंड द न्यूक्लियस, तो कैसे इवॉल्व करता, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, देन इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो सीधा चला जाता अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। जैसे कि नॉर्मली आपने स्टोन के एग्जांपल में देखा होगा, इफ यू आर व्हीलिंग ए स्टोन तो टेंशन फोर्स थ्रेड दे रहा है, लेकिन अगर वो थ्रेड कट जाएगा या टूट जाएगा तो स्टोन क्या होगा, जहां से हम व्हील कर रहे थे उसी डायरेक्शन में वो टेंजेंट बनाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि अब वो फ्री हो गया, उसके पास वो फोर्स ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ही हैं। 56 में है स्ट्रेट वायर इज पास्ड वर्टिकली थ्रू कार्डबोर्ड स्प्रिंकल्ड विद आयरन फिलिंग्स। तो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में हमने स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग और यहाँ से वायर जा रही है। When current is passed through the wire in the upward direction, अब करंट कहाँ जा रहा है हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने बोल दिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है। इट इज सीन दैट आयरन फिलिंग्स आर अरेंजिंग देमसेल्फ इन डेफिनेट पैटर्न। तो क्यों करती हैं वो डेफिनेट पैटर्न में, क्यों करती हैं, बिकॉज क्या हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ से हमने करंट दिया, आई दिया, ये आई की डायरेक्शन है। जब यहाँ पर आयरन फील्ड हमने स्प्रिंकल की थी तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म आ जाएगा। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्टिंग में ये पोर्शन आ जाता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर। What would happen to this arrangement if more current were passed through the wire? अगर हम ज्यादा करंट पास करेंगे तो करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेज हो जाएंगी, यानी कि नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स जो बन रहे हैं, जैसे अभी मैंने 2 बनाए हैं, तो मोर नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विल बी फॉर्म्ड विच एंड अप टू ग्रेटर डिस्टेंस तक वो बनते जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा दे देना है, क्योंकि करंट की स्ट्रेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑन ए हॉट समर डे वी ऑफन पुट आइस क्यूब्स टू कूल द वाटर। को ठंडा करने के लिए हम आइस क्यूब डालते हैं, ठंडा पानी नहीं डालते, क्यूब डालते हैं, आइस डालते हैं, बिकॉज आइस हैज हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना है, 336 जूल पर ग्राम। तो अगर मैं आइस क्यूब डालूंगी तो पर ग्राम पे वो इतनी हीट उससे ले लेगा। तो सो एवरी 1 gram of ice at 0 degrees Celsius extract 336 joule of heat from hot water and it becomes cool. नेक्स्ट हमारा फिर से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आ रहा है क्वेश्चन। आपके पास सर्किट दिया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम मीनाक्षी रिप्लेस द एमीटर बाय वोल्टमीटर बाय मिस्टेक, विल दिस सर्किट वर्क। अब एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में, वोल्टमीटर कैसे लगता है, पैरेलल में, तो क्या वो काम करेगा, करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एमीटर जब सीरीज में लगता है, पहले कि देखो वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है जिसका अपना ही रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इस केस में इसीलिए आर जो आ जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। सो इस केस में अगर हमने सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बिकम इनफाइनाइट, करंट फ्लोइंग टू द सर्किट विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो। जब रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, करंट आ ही नहीं पाएगा, बिकम जीरो एंड सर्किट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। या फिर हम यूं कहेंगे कि एमीटर की रीडिंग वेरी लो या फिर अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आ जाएगी, तो नहीं कर पाएगा वो प्रॉपरली वर्क, क्योंकि मेन लाइन क्या है, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसलिए वो सीरीज में लग जाता है। In next part, a meter rod is half made of copper and half made of iron. तो आधा कॉपर का बना हुआ है और आधा आयरन का बना हुआ है। हमारा मटेरियल ही चेंज है इसके अंदर, आधा कॉपर का है और आधा आयरन का है, तो ये हमें मान के चलना है। इफ द मास ऑफ द कॉपर पार्ट इज 900 ग्राम, अब कॉपर पार्ट का मास कहाँ पर करेगा, हाफ है, तो हाफ इज उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, उसके हाफ में होगी, तो उसके हाफ में उसका कितना आ रहा है, 900 ग्राम का मास है, तो इसका मास हो जाएगा 900 ग्राम, ये कॉपर पार्ट हो गया। एंड मास ऑफ आयरन इज 800, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा और उसका मास हमें दिया गया है 800 ग्राम, ये हो गया आयरन पार्ट का। देन कैलकुलेट द पोजीशन एट विच द रॉड कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब हमें नहीं पता किसका दोनों में से, ये दिया है, मास दिया है, लेकिन कहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी ये एग्जैक्टली हमें पॉइंट नहीं पता। तो अगर हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं तो इट मींस इस तरफ भी हमारे पास 50 है
और इस तरफ भी 50 है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कहाँ करेगी ये तो हमें नहीं पता, बट आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि इस तरफ 900 ग्राम का मास ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस इस तरफ कम आना चाहिए, क्योंकि जिधर F इंटू डी का प्रोडक्ट आपको पता है सेम सेम होता है, तो ये अगर ज्यादा है तो धीरे धीरे कम होगा। तो हम इससे इतना इस तरफ आ जाते हैं कि लेट हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस तरफ लाई कर रहा है। तो हम इधर कितना आए हैं, हमने x को मान लिया, हम यहाँ इस 0 से पहले टोटल देखो इधर 25, क्योंकि हमने टोटल 25 इधर लिया और टोटल 25 उधर लिया, क्योंकि उन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो 25 पे लाई करेगी, तो 25 का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन उनमें से भी हम एक तरफ x को ज्यादा लेंगे, मतलब हमने x को यहाँ पर मान लिया, तो ये डिस्टेंस x हो गया। अब ये टोटल 50 था, तो इट मींस ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 50 माइनस x का हमारे पास उस तरफ डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा फलक्रम यहाँ पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है फलक्रम, हम ये मान के चल रहे हैं। कैलकुलेट द पोजीशन एट विच रॉड कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो हमने करना क्या है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम पूरा लिखेंगे, और उधर से वो क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होना चाहिए। कौन ज्यादा आ रहा है कौन कम आ रहा है ये देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना है, मास दिया है 900 ग्राम और उसको हमने मान लिया कि वो x है। दूसरी तरफ हमारा कितना है, ये 50 माइनस x है, और वहां पर दिया हुआ है हमारे को 800 ग्राम, तो इट मीन्स 900 x इज इक्वल टू 8 5 40 हो गया, 1 2 3 zeros हो जाएंगी, माइनस 800 x हो गया। 800 x को भी इधर ले आएंगे तो 17, 8 प्लस 9 1700 x इज इक्वल टू 1 2 3 4 40,000, तो x इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 1700, दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 400 डिवाइडेड बाय 17, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 223.53, इतना आ रहा है सेंटीमीटर। तो हमने इसको मान लिया कि ये आ रहा है हमारा इस साइड से, मतलब ये x डिस्टेंस आ गया। तो अगर एक तरफ से 23.53 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, हमने बोला ना उसके 25 उस तरफ जाएगा, तो इसमें अगर हम 25 और प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया 48.53। तो अगर हम एक एंड से ले रहे हैं तो हमारे पास 23.53 आएगा, अगर उस तरफ से लेंगे हम तो हमारे पास 48.53 आ जाएगा फ्रॉम कॉपर एंड। तो ये हमारा कॉपर एंड हो गया। तो इससे क्योंकि हमने x इधर ले लिया था ना, x इधर लिया, तो ये 23.53 और 25 इस तरफ है, तो टोटल कॉपर एंड जब कैलकुलेट करोगे तो 25 प्लस x, यानी कि टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.53 सेंटीमीटर फॉर कॉपर एंड। और अगर हम दूसरे एंड से लेना चाहते हैं तो आप 100 में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51.47 सेंटीमीटर फ्रॉम आयरन एंड। तो हम दोनों में से किसी तरफ से भी आंसर दे सकते हैं। Now in next 60th part, the diagram below shows a copper conductor placed along the east-west direction. अब आपको पहले से देखो उसने ईस्ट-वेस्ट यहाँ दिए, नॉर्थ-साउथ यहाँ दिए, तो ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में हमने कॉपर कंडक्टर को रखा हुआ है। मैग्नेटिक कंपास P इज प्रेजेंट अबव द कंडक्टर, P ऊपर है एंड Q इज बिलो द कंडक्टर। अब आपको स्नो रूल याद है, SNOW, अगर आपने मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वीडियो देखी है मैंने उसे पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि साउथ टू नॉर्थ है, ये मतलब अबव है या ओवर है, तो ये हमारा वेस्ट में जाता है। तो ये वहां से स्नो रूल याद रखना है आपको। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए हम स्नो रूल लगाते हैं। इफ करंट इज पास टू द वायर फ्रॉम A to B, देन विच ऑफ द टू कंपासेस विल शो प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन एंड वाई, तो कौन सी करेगी जो ऊपर है, तो P वाला हमारा जो है वो ऊपर है। And reason along with this is because the direction of magnetic field produced around the conductor for compass Q अगर आएगा तो वो same direction में आ रहा है, but it is opposite to compass P, so in order to align in the direction P will show deflection, तो P में deflection आएगी जो P above है, इसलिए हमारा वो वाला correct हो जाएगा। Next आगे आपके पास 61 में आपके पास फिर से conservation of energy का use हो रहा है law। The difference between the temperature of water at the bottom and top of a vertical waterfall is 0.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटरफॉल। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है नॉर्मल, यानी कि Q होती है, तो Q का केस में भी हमारे पास वही चीज आएगी जो पोटेंशियल एनर्जी की है, वही हमारे पास इसके केस में भी आ जाएगा। अब Q पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh हो गया, और वही हमारे पास mc डेल्टा T भी होता है। तो इस केस में हमारे को मास की तो जरूरत ही नहीं है, हम बाकी से ही कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटरफॉल मांगा गया आपके पास, mm तो कैंसिल हो गया, g आपको क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमने निकालना है, c का वैल्यू इज 4200 एंड डेल्टा t इज चेंज इन टेम्परेचर इज 0.2, तो 0.2 आ गया। इट मींस h कितना निकल जाएगा, इस पूरे को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 420 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 04884 आ जाएगा, 8 मतलब आपके पास 84 आ गया। तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, 84 मीटर। ऐसा यूनिट्स में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। In 62, the diagram shows straw partially immersed in water in the glasses. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया इसी में। Why does the straw in water appear thicker as compared to the straw outside water? मतलब अंदर की straw जो है वो आपको मोटी दिखाई दे रही है, बाहर की पतली दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है यहाँ पर, द सर्फेस ऑफ ग्लास विद वाटर इज कर्व, अंदर की सरफेस कर्व है, ग्लास की सरफेस कर्व है, एंड इट एक्ट्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, एंड कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स थिकर। तो बस आपने बेसिक इसके अंदर कीवर्ड क्या है, रिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है वो रेडर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए वो थिकर दिखाई दे रहा है। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि अल्फाबेट्स जो है वो बड़े क्यों दिखाई देते हैं, लार्ज क्यों दिखाई, सेम वैसे ही है। Why does the straw appear discontinuous in water? जहां से सरफेस आती है वहां से वो आपको टूटी हुई क्यों दिखाई, जैसे पेंसिल बेंडिंग का आप करते हो तो पेंसिल आपको टूटी हुई क्यों दिखाई देती है वहां से। इट appear discontinuous in water again due to refraction. When light passes through water, तो lateral displacement takes place which shifts the position of image and makes it discontinuous in water. तो हमें वहां से वो थोड़ी सी टूटी हुई दिखाई देगी क्योंकि lateral displacement हो रही है। In next part, the above diagram shows a triangular prism used for tracing the path of ray AB due to refraction through the prism. Observe the diagram and answer the following. State the correct eye position from the point P, Q, R, S में से हम आंख कहाँ पर रखेंगे to see the images of the point A and B in the same line through the prism. अब आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ तो आप देखते हो जैसे हमने यहाँ पर पिन रखी हुई है और उनको हम देख रहे हैं, तो हम देखते कहाँ से हैं, उसकी सामने वाली साइड से देखेंगे। नॉर्मली आपने कैसा करा हुआ है, इस तरह से करा हुआ है हमने कि यहाँ से रे आ रही है, आने के बाद ये बेस के पैरेलल हो रही है, फिर टुवर्ड्स द बेस जा रही है, तो यहाँ पर हमारी रे यहाँ से आ रही है, इट मींस ये कहाँ जाएगी, ये बेस है यहाँ पर, क्योंकि इधर से आ रही है तो ये बेस है। अब इस बेस के लगभग पैरेलल हो जाएगी, तो ये यहाँ से लगभग पैरेलल आ जाएगी। अब पैरेलल आएगी तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलना है, इसको डेंसर से रेयर मीडियम में जाना है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो इट मींस ये यहाँ से इस तरफ चली जाएगी, यानी किस पॉइंट की तरफ जाएगी, ये क्यू पॉइंट की तरफ जाएगी। तो हमें कहाँ से इसकी इमेज दिखाई देगी, क्यू पॉइंट से। अगर हम यहाँ से देखेंगे आंख से, एक आंख बंद करके जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको ये दोनों पिन एक लाइन में दिखाई दे जाएंगे। If the ray after entering the prism suffers total internal reflection, अगर TIR हो जाता है, then which would be the appropriate position out of PQRS to see the image due to TIR? अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो TIR हो रहा है, TIR और इस तरह से जा रहा है लेकिन यहाँ से वापस आ रहा है, तो यहाँ से वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, इसी के अंदर जाएगा और यहाँ जाएगा तो लॉस फॉलो करेगा कि हाँ जी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अंदर रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या करेगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो फिर क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, तो इट मींस इन्हीं दोनों में से किसी के अंदर आएगा, यानी आर या एस वाली साइड में जाएगा टू सी द इमेज ड्यू टू TIR की वजह से उस तरफ हमारे को ये इमेज दिखाई दे जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, read the excerpt from the story and answer the questions that follow. On stage, a soft iron box sits atop a hidden copper coiled platform. अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपको पता है सॉफ्ट आयरन बॉक्स या कॉपर कॉइल्ड प्लेटफॉर्म, तो ये चीजें किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी, आई summoned a man who fancied himself a modern day Hercules onto the stage and challenged him to lift the iron box. इसको उठा के दिखाओ। With ease, he lifted it up. वो खुद तो उसको उठा के दिखा देता है। Then with a wave of my magic wand and a hidden switch activated, I said, I am going to take away your strength कि मैंने तुम्हारी ले ली। Now no more you can act like a hero. When I asked him to lift the box again, he struggled, unable to budge it. अब उसको नहीं उठा पा रहा है, तो क्या है? Explain the secret behind the magic. क्या हो रहा है कि वो पहले तो उसको इजीली उठा पा रहा था, लेकिन अब जब मैंने मैजिक बैंड को घुमाया, इट मींस मैंने क्या किया वहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट कर दिया। When switch is put on, कॉइल जो नॉर्मल थी वो अब टर्न्स इनटू ए मैग्नेट एंड अट्रैक्ट्स द आयरन बॉक्स स्ट्रांगली, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया उसके अंदर और वो अब स्ट्रांगली आयरन बॉक्स को पकड़ के रखेगा, तो अब वो नहीं उठा पाएगा।
तो इफ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन द सेम मैजिक इन योर साइंस लैब, गिव द नेसेसरी सर्किट डायग्राम। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? सॉफ्ट आयरन कोर आप ले सकते हो, कॉइल की वाइंडिंग करने के लिए कॉपर वायर होनी चाहिए, कॉपर वायर को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एमीटर होना चाहिए, एमीटर के साथ आप रियोस्टेट लगा देंगे। लास्ट वाला जो यहाँ से आ रहा है इसमें आपके पास एक मतलब हम स्विच लगा लेंगे और साथ में बैटरी लगानी है। अब बैटरी जिधर लोगे उस हिसाब से वो वहीं से काम करेगा। जैसे हम बैटरी का प्लस माइनस इधर ले लेते हैं और फिर इसको यहाँ से लाकर कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास सिंपल इतने चीजें चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है और पूरी वीडियो भी है। गिवन यू वन डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो आपको बुक के अकॉर्डिंगली पता है कि इलेक्ट्रिक बेल होती है, लेकिन इसके अलावा टीवी है, रेडियो है, स्पीकर्स है, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम यूज करते हैं। फिनोमेना इन इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम वहां पर चल रहा है, मतलब कि सेम प्रिंसिपल है उनके पीछे भी। तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर दिया, तो इट मींस करंट यहाँ से जाएगा। हाँ, मीटर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहो ना भी लगाओ तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बन ही जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एमीटर का रोल नहीं है, बट हम सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बुक्स में शो करते हैं कि हाँ जी एमीटर करंट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए हमने लगाया होता है। तो इधर से जाएगा तो आपका एक पोल जो है वो नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से करंट जा रहा है तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो आपका कौन सा पोल क्या बन जाएगा? अब इधर वाला एंड क्या बन सकता है आपके पास? अब यहाँ पर आप लॉ लगाइए तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये हमारा साउथ पोल हो गया और ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लॉकवाइज जाएगा, उस तरफ से हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हम पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In next part, which one of the switches S1, S2, S3 should be opened? Opened means वो close नहीं है, यानी कि वहां से हम उसको बंद कर रहे हैं। So that total resistance is equal to 4 ohm। अब 4 ohm वैसे तो हमारे पास यहाँ है, लेकिन हम इसको लेने के लिए किस को ऑफ करेंगे? हमें 2 स्विच ऑफ करने पड़ेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता, हमें कोई एक स्विच ऑफ करना है। तो अगर हम इसको करते हैं, सपोज हमने S3 को ऑफ कर दिया, अगर S3 जो है वो ऑफ पोजीशन में है, यानी कि हम कहेंगे कि वो ओपन पोजीशन में है, तो क्या हो जाएगा? ये वाली ब्रांच काम नहीं करेगी। इट मींस ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में रहेंगी। अगर ये दोनों पैरेलल में ब्रांचेस हैं तो क्या हो जाएगा? 6 ओम का रेजिस्टर और 10 + 2 12 ओम का रेजिस्टर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल में आ गए तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 × 12 मींस 2 + 1 इट मींस 3/12, यानी कि 1/4। तो पैरेलल रेजिस्टेंस वो कितनी जाएगी? 4 ओम की। इट मींस अगर S3 हमारा ओपन है या यूं कहें कि ऑफ है तो हमारे को 4 ओम की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में दिया हुआ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम। अब 3 ओम के लिए हमें कौन सा कर सकते हैं कि 3 मिल जाए। 3 कहां से मिल सकती है? तो 6 है। पहले एक बार ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का चेक कर लेते हैं कि अगर हमने S1 को ओपन कर दिया तो क्या हो रहा है। तो ये ब्रांच नहीं चल रही, ये चल रही है हमारी। 10 + 2 ये कितना हो गया? 12 हो गया, और नीचे कितना है? 4 है। अब ये दोनों हमारे पास पैरेलल में, इट मींस 12 एलसीएम आ गया। 1 + 4 3 12 मतलब 4/12 इट मींस 1/3। तो अगर आप लोगे तो यहाँ पर पैरेलल का आंसर कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। यानी S1 स्विच को जब हम ऑफ करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में, इसलिए हमारे पास आंसर आ रहा है। अब थर्ड पार्ट के लिए करंट थ्रू 4 ओम इज, मतलब इस 4 ओम में करंट कितना आना चाहिए? 3/5 ऑफ द टोटल करंट। तो 3/5 कब आ सकता है? हमने ऑलरेडी S3 और S1 को कर दिया, तो हम एक बार S2 को ऑफ करके देखते हैं। हमने S2 को ऑफ कर दिया, इनको ओपन कर दिया, तो ये ब्रांच नहीं है। अगर ये नहीं है तो इट मीन 6 और 4 क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल में हो गए तो ये इस तरह से ऐड करेगा कि ये 6 है और ये 4 है, दोनों पैरेलल में है। तो 6 ओम और 4 ओम जब पैरेलल में आ जाते हैं तो इट मींस जो टोटल करंट आ रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है। I1 और I2 दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें I2 देखना है कितना बन रहा है, कितना बनता है जितना हम I2 करंट ले रहे हैं। इट मींस वो कितना होता है? दूसरा रेजिस्टर यानी कि 6 है और टोटल जो 6 + 4 है टोटल करंट का, वो उसमें आ जाएगा। जब हम 4 में लेंगे तो 6/10 होगा, जब हम 6 में लेते तो 4/10 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 6/10। तो किस पे आ रहा है? ये 3/5। तो 3/5 ऑफ द टोटल करंट आ रहा है, जो कि 4 ओम में से जाएगा। कब जाएगा? जब हम S2 स्विच को, यानी कि इस ब्रांच को, बीच वाली को हटा देंगे, तो 6 और 4 ओम पैरेलल में आ जाएंगे और पैरेलल में होने से करंट डिवाइड हो जाएगा। और जब हम 4 ओम में लेते हैं तो हम न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन लेते हैं। अगर हमें 6 पे निकालना होता है तो हम 4 और डिवाइडेड बाय 10 लेते हैं। तो ये तो आपको रूल पता ही होगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं हम इसी तरह से करते हैं। तो दिस वाज योर 65th MCQ। नाउ नेक्स्ट इज, इन द गिवन डायग्राम X रिप्रेजेंट्स अ कंडक्टर कैरिंग करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब अंदर जा रहा है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है करंट, एंड केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड N and Z बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इसमें नॉर्थ और साउथ हमारे को पोल्स दिए गए हैं, उसके अंदर से जा रहा है करंट। अब किस तरह से जाएगा? एक तरफ नॉर्थ है और दूसरी तरफ हमारे पास साउथ है, बीच में कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला कंडक्टर का ये आपको दिखाया गया है, ये है।
अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी आपको ऑलरेडी मेंशन है कि इस तरह से जा रहा है, इतनी एंड आपके पास ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज आ जाएगा। नाउ X रिप्रेजेंट कंडक्टर कैरिंग करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर हम लेते हैं तो हमारे पास पता है कि करंट कहाँ पर आ जाएगा, आपके पास ये वाला फिंगर से आ जाता है। केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड NS एट, और ये हमारा ऐसे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया NS, रिप्रेजेंट द पोल ऑफ अ मैग्नेट इन कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो कंडक्टर पे कौन सा लगेगा, अब आप खुद देखो यहाँ से आपके पास ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो उसने बोला है इसमें बोल दिया उसने करंट इन द इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ये मेरा करंट अंदर जाना चाहिए। तो जब करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो आपका थंब कहाँ जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जाना है। इस केस में डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि थंब हमारा मोशन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द अबव सेड फोर्स। तो आपको पता ही हमने क्या लगाया, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, और ये हमारे पास बता देगा कि फोर्स कहाँ से लगना है, यानी कि मोशन कहाँ आएगा कंडक्टर का। नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द कंडक्टर। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अच्छा, पहले उसने बोला था कॉज ऑफ द अबव सेड फोर्स। तो कॉज मतलब कारण लग क्या रहा है, क्या लग रहा है। अबव द कंडक्टर जब हम ले रहे हैं, जब हमने वहां पर रखा, फोर्स को देखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ड्यू टू कंडक्टर एंड मैग्नेट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब हम बिलो जाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसी की वजह से ये कॉज है जिसकी वजह से वो मूवमेंट लेगा। इन दिस पार्ट स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास पेंडुलम्स हैं। पेंडुलम में फर्स्ट वाले में मरकरी है, और मरकरी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि पूरा फील्ड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही होगी। सेकंड में वाटर है, और वाटर यहाँ तक फिल है। अगर वाटर यहाँ तक फिल है, इट मीन्स इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो जाएगी, जहां उसका मास शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जहाँ मास है वहां आएगी। इट मीन्स यहाँ तक आ जाएगी। लास्ट वाला आपका हॉलो है, इट मीन्स उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही लाई करेगी। फिर फोर्थ वाले में फिर से वाटर है, और वाटर इस हाइट तक भरा हुआ है। जब वाटर यहाँ तक है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन सेंटर से तो नीचे ही है, लेकिन नीचे से थोड़ी ऊपर आ जाएगी, यानी कि यहाँ आ जाएगी। अब इनका हमने देखना क्या है कि इफेक्टिव लेंथ कितनी है, यानी कि ऊपर से लेकर रिजिड सपोर्ट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो इसमें हमारी इफेक्टिव लेंथ सबसे ज्यादा आ रही है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ होता है। जितना लेंथ अगर आपकी बढ़ गई है तो फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी। तो इस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, अगर हम बात करेंगे तो y के केस में हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे है, तो y में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि उसमें इफेक्टिव लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो y की सबसे कम आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद कौन आ रहा है, एक में से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, किसके, सेंटर से थोड़ा सा और नीचे, क्योंकि पानी यहाँ जितना इसका है उसके हिसाब से होगा, तो ये इससे आ जाएगा W। अब इससे नीचे कौन आएंगे, आपके पास दोनों ही आ जाएंगे, यानी मरकरी वाला भी और हॉलो वाला भी, क्योंकि दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही लाई करेगी, तो दोनों की इफेक्टिव लेंथ जो है वो एक ही लेंथ पे रहेगी। इट मीन्स आपके पास X भी वहीं आएगा और Z भी वहीं आएगा। तो ये हमारा इनका ऑर्डर बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो अरेंज द फॉलोइंग पेंडुलम अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा आपके पास। इफ पेंडुलम Z इज इनिशिएटेड इनटू ऑसिलेशन, अब अगर मैंने Z को हिलाया, Z से ऑसिलेशन हमने स्टार्ट किए हैं, विच पेंडुलम अमंग द अदर विल एग्जिबिट द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके जितनी फ्रीक्वेंसी किस और की हो सकती है, अभी हमने देखा इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो मैच ही नहीं कर रही, Y की भी नहीं कर रही, W की भी नहीं कर रही, तो ये तो ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो अगर Z को करवाएंगे तो कौन ऑसिलेट करेगा, X ऑसिलेट करेगा। तो पेंडुलम कौन सा आ जाएगा ऑसिलेशन में, X वाला आ जाएगा। गिव रीजन क्या है, बिकॉज बोथ X एंड Z रेजोनेट करेंगे एंड वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। आपको पता है रेजोनेंस के केस में जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। In next 68, in physics laboratory, various blocks of material labeled A and B आपने लिए हैं यहाँ पे, each with mass ranging from 10 ग्राम to 50 ग्राम। तो आपके पास उनके ग्राफ दिए गए हैं, A का ये है और B का ये है। अब इस तरह हमारे पास हीट कैपेसिटी दी है, हीट कैपेसिटी मींस C डैश गिवन है, स्पेसिफिक नहीं दिया अभी, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे मासेस गिवन। तो विद मासेस रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ पर हमारा 10 से 50 की तरफ मास जा रहा है, उसने बोल दिया। आर यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन देयर रिस्पेक्टिव हीट कैपेसिटीज, तो हमारे पास ये आ गया। सब्सिक्वेंटली ग्राफ इज प्लॉटेड टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड मास ऑफ द मटेरियल, तो ये आ गया। नाउ प्लॉट ए ग्राफ इलस्ट्रेटिंग द रिलेशन बिटवीन द मास एंड स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ए एंड बी। अब आपको पता है कि किसकी इसमें आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, सी डैश किसकी ज्यादा है, सी डैश इसके इसमें ए की ज्यादा है या बी की। जैसे मान लो हमने 20 ग्राम के लिए देख लिया, 20 ग्राम के लिए चेक करोगे आपको इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, 20 ग्राम में चेक करोगे इसकी वैल्यू कम आ रही है। तो सी डैश ए का ज्यादा है सी डैश बी से, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसी का ज्यादा है, तो सी डैश ए का ज्यादा है। अब सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें से, सी डैश अपॉन मास। अब मास के लिए तो हमारे पास उतना ही मास में हम दोनों को चेक कर रहे हैं, इट मींस वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बनाएंगे यानी कि हम सी लेंगे इस तरफ और मास लेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी। बट किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। ए की ज्यादा भी हम नहीं बोले ना, ए की ज्यादा है और ये बी की कम है, तो ए की ऊपर आएगी और बी की नीचे आएगी, क्योंकि वैल्यूज एक्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाटा इतना सफिशिएंट नहीं है, तो हम सिंपली ड्रॉ करेंगे। Now which material is relatively better conductor? Better conductor कौन होता है, जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। तो इन दोनों में से हीट कैपेसिटी ए की ज्यादा है बी की कम है, तो बी की कम कैपेसिटी पे वो ज्यादा टेम्परेचर गेन कर लेगा। इट मींस गुड कंडक्टर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, इसमें से बेटर कंडक्टर। Now in part number 69, the above circuit diagram illustrates a copper bar. This is copper bar placed on two copper wires. यहाँ पर ये दोनों copper wires है, इसके ऊपर copper bar रखा हुआ है, stretched over a wooden base placed between two poles of magnets. This entire setup is placed on a compression balance, जो आप नीचे देख रहे हैं, which shows a weight of 0.4 kg, वो initially दिखा रहा है। What will be the observation of the compression balance when we close the switch? इफ वी क्लोज दिस स्विच, यहाँ पर जिन्होंने यहाँ ये दिखाया है स्विच आपके पास, तो अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। अब करंट कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा करंट, यानी कि कॉपर कंडक्टर में कहाँ से जाएगा, इस तरह से आ रहा है। तो अब हमको डायरेक्शन चेक करने की कहाँ जाएगा। अगर करंट मेरा इस डायरेक्शन में, ये फिंगर यहाँ है, ये नॉर्थ साउथ है, ये यहाँ आ रहा है, तो अब हमको यहाँ से ऐसे लगाना है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये इसकी आ गई, यानी कि हम कहाँ जा रहा है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, थंब हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि करंट हमारा इस तरह से जा रहा है, नॉर्थ साउथ पोल हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट डाउनवर्ड जाएगा। जब करंट डाउनवर्ड जाएगा तो कंडक्टर जो है वो नीचे की तरफ अपना फोर्स लगा पाएगा, यानी कि वेट उसका नीचे की तरफ जाएगा। वैसे भी ग्रेविटी की वजह से तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन बैलेंस की रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, और आपको पता है फोर्स जितना भी होता है कंडक्टर पे वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से कंप्रेशन बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ना हाउ विल दिस ऑब्जर्वेशन चेंज व्हेन वी इंक्रीज द करंट इन द सर्किट? अगर हमने करंट की स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया, अगर हमने और बढ़ा दिया तो फोर्स ऑन द कंडक्टर और ज्यादा लगेगा, यानी कि उसका फोर्स और ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से कंप्रेशन बैलेंस की रीडिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेम द रूल यूज्ड टू कम टू द कंक्लूजन इन पार्ट ए। तो कैसे हमने दिखाया था कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने दिखाया था, क्योंकि आपको नॉर्थ साउथ में ये लाइन करना है, ये आपका करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, जो हमारा इस तरह से आ रहा है, तो कंडक्टर हमारा ऐसे जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट करेगा, ऑटोमेटिकली अपने हाथ से करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास फोर्स ऑफ पावर एनर्जी से, बंदिश इन प्राग ऑन ए ट्रैक टू संडाकू halted at a tea house in Tumbling. The picture above shows the entrance door of a tea house का entrance दरवाजा दिखाया है। They saw the tumbler filled with water. वहाँ पर एक tumbler है hanging from top rigid support passing to the door. On inquiring about the tumbler के बारे में जब हम पता करते हैं, तो owner of the tea house is said that it acts as a पुल बैक, यानी कि डोर क्लोजर, यानी कि वो दरवाजा अपने आप बंद कर देता है आफ्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर। तो एक्सप्लेन हाउ द टम्बलर हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑन इट्स ओन, अपने आप से वो कैसे उसको बंद कर पा रहा है। तो इनिशियली क्या दिखाया है आपको, जब वो अभी खुला है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टम्बलर की वर्टिकली बिलो द फिक्स्ड सपोर्ट आ रही है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ दिखाई देगी, बिलो, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है फिक्स सपोर्ट से। तो टॉर्क कितना लग रहा है डोर पे, वो 0 लग रहा है, तो टॉर्क काम यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला F × D होता है, अगर D नहीं होगा तो फिर टॉर्क कैसे लगेगा, तो हमारे पास यहाँ पर उसका जो D है वो 0 आ रहा है, इसलिए टॉर्क का आंसर 0 हो जाएगा। जब हमने खोला, when you push the door to open it, जब आपने खोला तो टम्बलर moves away and now there is some torque arm, जब वो हिली अपनी जगह से तो टॉर्क आर्म ज्यादा बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर मोमेंट आ गया, यानी उसको बैक अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क आर्म की लेंथ इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। इट मीन्स वो अपना काम कर पाएगा और दरवाजे को ऑटोमेटिकली क्लोज करवा देगा।
तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में से पूछा ही सिर्फ इतना है, नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। तो कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व यहाँ पर हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। कि प्रिंसिपल मूवमेंट के हिसाब से आपके पास टॉक आर्म पहले 0 थी, फिर टॉक आर्म की लेंथ आ गई। जैसे हम डोर ओपनर में करते हैं कि डोर क्या करता है, अगर हम डोर को हैंडल से पकड़ते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो हम इजीली डोर को खोल सकते हैं। यहाँ पर बंद करने का है, यहाँ पर खोलने का हो जाएगा। और जब हम डोर को बिल्कुल हिंजेस के पास से पकड़ते हैं तो हमारे पास डी नहीं होता, 0 होता है, तो हम लगा ही नहीं पाते वहां पर फोर्स। सेम यही चीज यहाँ पर हो रही है, क्योंकि डी 0 था तो टॉर्क नहीं लग रहा था। जब डी आ जाएगा कुछ तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की वजह से मोमेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से वो काम कर पा रहा है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस की पावर आपको दी गई है +5। प्लस में पावर कब होती है? जब कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, पता भी है आपको। तो पावर आई है +5 और डी होता है डायोप्टर। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, 50 सेंटीमीटर यू दिया हुआ है आपको। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो रियल बनेगी आपके पास, क्योंकि 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द दिया है। 50 इन फ्रंट वाले कैसे पता लगेगा हमारे को? ये पता कैसे लगा? इसके लिए हमको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की। तो अब फोकल लेंथ क्या होती है? 1 ऑफ पावर होती है। पावर कितनी है? 5, 1/5। तो कितना आ गया आपके पास? 0.5 to the 10, 0.2 मीटर आ गया, यानी कि कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी और उसका 2f कहाँ हो गया? 40 पे हो गया। और ऑब्जेक्ट उसने कहाँ बोला है, कहाँ प्लेस है? 50 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी 50 सेंटीमीटर के है। तो 2f के भी बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो 2f के बियॉन्ड अगर हम रखते हैं तो कैसी होती है? रियल होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएंगी? रियल और डिमिनिश्ड। हम इसी से पता लगाएंगे कि बियॉन्ड 2f है तो हमारी इमेज इन बिटवीन f और 2f आएगी, तो वो होगी तो रियल लेकिन डिमिनिश्ड होगी। What is the definite distance towards or away from the lens the object should move so that the image is not seen? अगर हम चाहते हैं कि वो हमें दिखाई ही ना दे, तो कब नहीं दिखाई देगी? जब हम उसको टुवर्ड्स फोकस लेके जाएंगे। कैसे? टुवर्ड्स फोकस मींस यहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ तक लेगी 2f पे तो सेम साइज की आ जाएगी। इनके दोनों के बीच में लाएंगे तो वहां से बियॉन्ड 2f चले जाएगी। अगर हम यहाँ तक ले आए हैं मींस 20 और इसके बीच में लाए हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा? मींस आप लेंस की तरफ लेके जाएंगे। एटलीस्ट अगर वो फोकस पे भी आ जाएगी तो फोकस पे आके पता है कि जो रेज जो आ रही होती हैं उनकी कहाँ इमेज बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है। जो f पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। तो जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे वो हमारे को नहीं दिखाई दे पाएगी। तो एटलीस्ट हमारे को 50 से 20 तक तो लाना है, यानी कि 30 मीटर हमें टुवर्ड्स लेंस उसको लेके आना है। या फिर हम 30 से अंदर भी आ जाएंगे तब भी हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी, वो भी हमें नहीं दिखाई देगी। तो उसने पूछा है द ऑब्जेक्ट शुड मूव सो दैट द इमेज इज नॉट सीन। तो एटलीस्ट उसको 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेंस हमने लेके आना है, क्योंकि अगर हमने f पे भी रखा है तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है जो प्रैक्टिकली हमें दिखाई नहीं देती है। और उसके अंदर आ जाएंगे तो वर्चुअल इमेज आ जाएगी, वो भी नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट में आपके पास डायग्राम्स दिए गए हैं डुअल कंट्रोल स्विच के, दो तरह से दिए गए हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए और बी में दिया गया। अब आपको देखना है कि सर्किट कंप्लीट किस में हो पा रहा है। विच ऑफ द अबव सर्किट विल एबल टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द बल्ब यूजिंग बोथ स्विचेस। दोनों स्विच किस में काम कर रहे हैं? तो अगर आप न्यूट्रल से चलते हैं, बल्ब की तरफ आ रहे हैं, फिर आप ए स्विच की तरफ आते हैं, तो ए में मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले में आएंगे तो ऊपर से आप इधर जा रहे हो और नीचे से ये दूसरा कनेक्शन भी आपका लाइव वायर के पास जा रहा है। तो लाइव वायर के पास कनेक्शन जा तो रहा ही है, मतलब न्यूट्रल में बल्ब है और लाइव वायर से वापस जाने का रास्ता हो रहा है, यानी स्विच काम कर सकता है। जब हम बी में देखेंगे तो बी में न्यूट्रल में बल्ब है और फिर इधर से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे पहले आ रहा है और फिर नीचे से लाइव तक जा रहा है और बीच का कनेक्शन भी हुआ हुआ है, यानी दोनों ही केसेस में हमारा काम कर रहा है। अब एट प्रेजेंट इन विच सर्किट इज बल्ब ग्लोइंग, अभी इन दोनों में से बल्ब किस में ग्लो कर रहा है? बी वाले में ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि उसमें सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आप देखो जो ए इधर वाला लेफ्ट हैंड वाला स्विच है और उसको हम नीचे डायगोनली ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कनेक्टेड है पूरा स्विच, इसमें बी वाले में बल्ब ग्लो कर देगा। इफ इंटरचेंज एल एंड एन वायर इन सर्किट बी में, अगर मैंने एल और एन को इंटरचेंज कर दिया तो क्या वो काम करेगा? हाँ जी, फिर भी करेगा। एल और एन को ही तो इंटरचेंज कर रहे हैं, करंट के आने का रास्ता और करंट के जाने का रास्ता दोनों वहां पर हैं, कमिंग पाथ भी है, रिटर्निंग पाथ भी है करंट का, तो काम तो वो फिर भी करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? यस, इट विल वर्क। With this, I conclude my today's video. For the remaining questions, I will make the concluding part of these competency-focused practice questions. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing, and subscribe to my channel.